हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शेसी सर्कल। तो हमारा जो इनसाइट के टेस्ट सीरीज चल रहे थे, ठीक है, तो ये इनसाइट का आज टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, टेस्ट नंबर 1, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। और इससे पहले हम लोगों ने जो इनसाइट के टेस्ट थे, तो ये 14, 13 और 10 तक उधर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और इधर एक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक से लगाकर सारे टेस्ट हमको सॉल्व ही करना है, तो ये हम एक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग कह भी रहे थे कि मतलब सर स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, तो इसीलिए मैंने इन्हें एक से उठाया है। अब बारी बारी करके इसको मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। और यार मैं वीडियो इसीलिए नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर भी थोड़ा सा गया था और भी थोड़ा काम था, तो मैं वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे थे कि मतलब कि सर ये इनसाइट की टेस्ट क्यों बंद कर दी, विजन के क्यों नहीं आ रहे हैं, पीसीएस के क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यार सारे आएंगे, ठीक है। अभी मैं स्टेबल थोड़ा सा नहीं हो पाया हूँ, तो जितना हो सकता है उतने वीडियो में ला पा रहा हूँ। अभी पूरा हमारा उस फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़े से काम बचे हुए हैं, तो उनको निपटाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे जो भी वीडियो है, डेली 1 या 2 वीडियो आपको तब भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो आपको कंपलसरी मिलेगा ही, कोई भी टेस्ट मिले उसमें, ठीक है। बाकी जो भी आगे होगा उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और ये सारे टेस्ट जो मैंने बोला है ना, कि मतलब इनसाइट के और विजन के करवा के दूंगा, ठीक है। तो ये तो मैं कंपलसरी करवाऊंगा, और इसके साथ साथ पीसीएस का भी जो चल रहा है वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, ठीक है। और करंट अफेयर पे जो हमारा जो ये जून मंथ का करंट अफेयर है फुल, ठीक है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कल या परसों में उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे उसमें जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उसको देखिएगा, तो उससे बताइएगा कि मतलब कैसा है, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन जो इंक्लूड करता हूँ, तो मतलब जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, क्योंकि जो एनालिसिस किया है, जैसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसी बेस पे मैं उसमें डालता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग फिर भी बताइएगा कि कैसा है वो वीडियो। देखो 2 या 3 दिन में आपको मतलब कल या परसों में मिल जाएगा वो, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसमें। ये टेस्ट नंबर 1 है हमारा, ठीक है। और ये हिस्ट्री का पूरा टेस्ट रहने वाला है, तो इसमें करंट अफेयर तो इंक्लूड होता ही है। तो देखो ज़्यादा स्पेशल करंट अफेयर की ज़रूरत, जो पीछे वीडियो आप लोग बता रहे थे कि सर पिछले वीडियो भी बना दीजिए 1 साल का करंट अफेयर, तो अगर देखो टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि मैं यार आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ मैं कुछ। तो उसमें अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, तब तक आप लोग इसमें इसको देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज होती हैं, तो इसमें ये जो तुम्हारा जो करंट अफेयर होता है, इसमें तो इंक्लूड रहता ही है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पीछे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है करंट अफेयर, वो सही है, कंफर्टेबल आपको फील कराएगा। बाकी जो भी अगर मिलेगा मुझे टाइम तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाकी आगे का आप लोग कंप्लीट करते रहिए। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि धन के प्रवाह में वृद्धि के कारण राजधानी के रूप में कन्नौज को पाटलिपुत्र की तुलना में अधिक महत्व मिला था, ठीक है। और सेकेंड है कि ह्वेन सांग के एक लेख दक्षिण भारत में हर्ष की विजय के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। सेकेंड थर्ड है हमारा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में हर्ष ने हीनयान बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। तो उसके बारे में हमको बताना है आपकी कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मतलब ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये देखो अगर बात करें तो इसमें देखो हर्ष ने अपने जीवन में पहले तो ये जो थे, तो इन्होंने महायान मतलब हीनयान बौद्ध धर्म धारण किया था, लेकिन उसके बाद जो ह्वेन सांग ने इन्हें परिवर्तित करवा दिया था महायान बौद्ध में, ठीक है। तो अंतिम रूप से अगर इनकी बात की जाए, तो ये मतलब महायान शाखा से जुड़ गए थे। तो ये हमारा गलत हो गया थर्ड वाला स्टेटमेंट, और सेकेंड वाला सही है, क्योंकि ह्वेन सांग के एक लेख जिसमें दक्षिण भारत में हर्ष की विजय के संबंध में जानकारी मिलती है, जो पुलकेशिन द्वितीय से ये हर्ष हारे थे, ठीक है, उसी के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कन्नौज को महत्व दिया जाता था, लेकिन पाटलिपुत्र का एक अलग महत्व था, क्योंकि कन्नौज को एक शक्ति का केंद्र बनाया गया था हर्ष के द्वारा,
लेकिन जो पाटलिपुत्र था ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हालांकि आगे चलकर ये चीज़ें डिक्लाइन होती गई, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है उस संबंध में, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन केवल इसमें सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय इतिहास में आपण शब्द के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है समाज को, और सेकंड है कि दुकानदार को, शिल्पकार को, या फिर मुख्य व्यापारी को। तो ये आपण जो शब्द था, ठीक है, ये किसके बारे में प्रयुक्त किया जाता था। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो दुकानदार होता था, ठीक है, इसी के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था, और जो श्रेणी होती थी वो व्यापारिक जो संघ होता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके मध्य हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा सिकंदर, सेकेंड पोरस, और थर्ड है घनानंद, और फोर्थ है डेरियस फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें हाइडे स्पीच के युद्ध के बारे में, तो ये सिकंदर और पोरस के द्वारा लड़ा गया था, ये सिंधु नदी पे, ठीक है, सिंधु नदी के पास लड़ा गया था इसके द्वारा। तो ये युद्ध जो लड़ा गया था ये 326 ईसा पूर्व के समय लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हुई थी, सिकंदर की विजय हुई थी। लेकिन ये जो पोरस जो हारा था उसकी वीरता देख के सिकंदर ने उसे पूरा फिर से वो सारा साम्राज्य लौटा दिया था उसको, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, एक और दो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ए ऑप्शन है हमारा विश्व बैंक, बी है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, और सी है हमारा विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, और डी है हमारा व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD, ठीक है, अनटाक्ड। तो इसके बारे में बताना है कि कौन ये मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो देखो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ग्लोबल जो तुम्हारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ये जानकारी दी जाती है इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पल्लवकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी। पल्लवों के शासनकाल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सामान्य था। और थर्ड है कि पल्लवों के समय जैन धर्म का पुनरुद्धार प्रमुखता से मतलब प्रमुख विशेषता थी, मतलब जैन धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, ये बात की जा रही है इसमें। तो देखो ये गलत है, पल्लव काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पल्लव काल में जो धार्मिक की बात करें तो इसमें शैववाद और वैष्णववाद का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। लेकिन जो ये जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था तो ये डिक्लाइन हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और ये दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी उस समय, और ब्राह्मणों को जो अमीरों और राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान दी जाती थी इसमें, ठीक है। तो उस समय जो ये मंदिरों का भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था, ठीक है, तो उसी के संबंध में था। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि सातवाहनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सेकेंड है कि नासिक और नानागढ़ शिलालेख सिमुक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। तो देखो ये सिमुक जो सातवाहन शासकों का संस्थापक था ये तो सही है, ठीक है। और इनके जो सातवाहन शासकों ने जो शीशे के सिक्के भी चलाए थे इन लोगों ने। लेकिन इसमें जो ये नासिक और नानागढ़ शिलालेख से अगर जानकारी की बात करें तो ये सिमुक की नहीं इसमें जानकारी मिलती है। इसमें जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है, उसी के बारे में ये जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। और ये सातवाहन शासकों का जो उदय हुआ था ये मौर्य काल के पतन के बाद हुआ था इसमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल सही है, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रकूटों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उसके जो राष्ट्रकूट थे उनके साम्राज्य में वैष्णव धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हुआ है। सेकेंड है कि राष्ट्रकूट शासन ने अरब व्यापारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्माण करके उनके व्यापार को बढ़ावा दिया था।
थर्ड है कि उनके प्रशासन में ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखो, जो ये राष्ट्रकूट थे तो वहाँ पे उस समय ग्राम सभाओं का बहुत महत्व था। और इसमें क्या था कि इसमें वैष्णव और जैन धर्म दोनों साथ साथ दोनों धर्मों का विकास हो रहा था उस समय बहुत तेज़ी से, ठीक है। और ये जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने जो अरबों के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी बनाए थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया कि भारत में पाया जाने वाली मगरमच्छ की प्रजातियों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि खारे पानी के मगरमच्छ की प्रजातियां प्रमुख रूप से भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में पाई जाती हैं। सेकेंड है कि खारे पानी के मगरमच्छों में IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत सबसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और थर्ड है कि दलदली मगरमच्छों को IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखो, जो ये मगरमच्छ होते हैं दलदली क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, इनकी अगर बात करें तो ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये वल्नरेबल यानी सुभेद्य कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इन्हें साइट्स की सूची 1 में किया गया है लिस्टेड। और जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसमें सूची 1 में इन्हें लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये गलत है हमारा। और ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं उन्हें IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और जो ये खारे पानी वाले मगरमच्छ होते हैं ये पूर्वी राज्यों में देखने को मिलते हैं। पूर्वी राज्य जो जैसे कि आंध्र प्रदेश है और तुम्हारा ये उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ना कि पश्चिमी राज्यों में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया वो भी। तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि संगमकालीन ग्रंथों और ऋग्वेद के मध्य के अंतर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो संगम साहित्य धार्मिक साहित्य का निर्माण नहीं करता है। सेकंड है कि संगम साहित्य विभिन्न नायक और नायिकाओं की प्रशंसा में विभिन्न कवियों द्वारा रचित छोटी और बड़ी कविताओं का एक संग्रह है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि संगम साहित्य जो था वो धार्मिक साहित्य का एक निर्माण नहीं करता है, ये मतलब उससे अलग है, ठीक है। और इसमें ये जो छोटी और बड़ी कविताओं से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो फर्स्ट है तक्षशिला, बी है तुम्हारा लुम्बिनी, सी है मास्की और डी है कलिंग। तो इसमें जो मास्की शिलालेख था, ठीक है, इसी में अशोक को सम्राट अशोक के रूप में दर्शाया गया है इसमें। इससे पहले इसका जो नाम होता था किसी भी शिलालेख में, जहाँ तक प्राप्त हुआ है, वो देव नाम प्रियदर्शी प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो मास्की शिलालेख है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, इसमें इनका अशोक का सम्राट अशोक नाम उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राजपूत शासकों में सबसे पहले शासक गुर्जर प्रतिहार थे। सेकेंड है कि राजपूत वंश एक सार्वजनिक शत्रु के विरुद्ध व्यापक रूप से एकजुट होते थे। थर्ड है हमारा प्रतिहार बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूटों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे, ठीक है। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो देखो, जो गुर्जर प्रतिहार जो थे ये पहले राजपूत शासक थे, तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। और थर्ड वाला भी सही है, क्योंकि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट ये तीनों शामिल हुए थे, इसमें तीनों गुट इसमें शामिल थे, ठीक है। लेकिन ये जो राजवंश एक सार्वजनिक शत्रु के विरुद्ध व्यापक रूप से एकजुट कभी नहीं हुए, ठीक है। तो सेकेंड वाला हमारा गलत है और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ केवल या तो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होंगी। सेकेंड है कि संसद उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में हिंदी या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकरण
कर सकती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ हैं तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो आर्टिकल 348 ए में इसका मतलब प्रोविज़न किया गया है, जब तक संसद कोई ऐसा एक्ट या मतलब विधि नहीं बनाती है तब तक ये केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी, ना कि किसी अन्य भाषा या हिंदी में। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड में अगर बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से, ये आर्टिकल जो आर्टिकल 348(2) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से अगर चाहे तो मतलब जो उस राज्य की भाषा या किसी अन्य भाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा में उसके शासकीय कार्य और जो कार्रवाइयाँ हैं उनका प्रयोजन तो किया जा सकता है हाई कोर्ट का, लेकिन उसके जो डिक्री या कोई निर्णय या कोई आदेश आएगा वो अंग्रेजी भाषा में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़न था, इस शर्त के अनुसार ये मतलब किया गया है। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट में ही गलत है। ठीक है, और ऐसा किया भी जा चुका है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, एमपी है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि उसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं हाई कोर्ट की, तो उसको हिंदी भाषा में कर दिया गया है, लेकिन जो भी आदेश, ऑर्डर या कोई निर्णय आता है वो इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें तोल्कापियम के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो तोल्कापियम के रचनाकार तोल्कापियर थे। सेकेंड है कि यह तमिल व्याकरण पर आधारित एक रचना है। थर्ड है कि यह संगमकालीन राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखो ये तोल्कापियम था, तो ये तोल्कापियर के द्वारा मतलब तोल्कापियरों के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और ये एक तमिल व्याकरण पर आधारित एक रचना है। ठीक है, और इसमें संगमकालीन जो संगम काल के समय में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन किन के मध्य तराइन का युद्ध लड़ा गया। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के मध्य। सेकेंड है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। और थर्ड है हिंदू शाही राज्य और महमूद गजनवी के मध्य। और हिंदू शाही राज्य और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो ये जो तराइन के युद्ध के बारे में अगर बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया था 1191 और 1192 में, दो युद्ध लड़े गए हैं तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें संगम साहित्य के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है कि संगम साहित्य में एतु तोके नामक 8 पदवालियों में लगभग 30,000 कविताओं को व्यवस्थित किया गया है। सेकेंड है कि इसके दो मुख्य समूह हैं, इसमें एक पदिने किल्ल कड़क्कू में 18 कविताओं का संग्रह है, और पुत्तू पात्तू में 10 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और थर्ड है कि उत्तरवर्ती को परवर्ती की तुलना में प्राचीन माना जाता है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि संगम साहित्य में एतु तोके नामक 8 पद्यवलियों के में लगभग 30,000 कविताएं व्यवस्थित की गई हैं। ठीक है, और इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 18 कविताओं का संग्रह, इसे पदिने किल्ल कड़क्कू बोला जाता है और दूसरे को बोला जाता है पतु पातू। ठीक है, तो ये 10 कविताओं का संग्रह है। लेकिन जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि परवर्ती को उत्तरवर्ती की तुलना में प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो एक और दो स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर फंड के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इस कोष के पदेन्यासी होते हैं। ठीक है,
और यह कोष पूर्ण रूप से व्यक्तियों संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है और पीएम केयर फंड विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान को स्वीकार करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पीएम केयर फंड बनाया गया था 2020 में, जो कोविड-19 महामारी को देखते हुए उसकी राहत के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ए ऑप्शन है हमारा कि नंदवंश, बी है मौर्य वंश, सी है शुंगवंश और डी है कौवंश। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये नंदवंश, उस समय नंदवंश का शासक था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें चोल साम्राज्य के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो उनकी राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र मदुरै था। सेकेंड है कि चोल साम्राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य स्थित था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, इसमें अगर बात करें तो सेकेंड तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि चोल साम्राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य स्थित था, लेकिन इनका जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र था ये मदुरै नहीं था, ये उरेयूर था। ठीक है, तो उरेयूर था, वहाँ पे इनका सूती जो वस्त्र व्यापार बहुत ही प्रसिद्ध था उरेयूर में। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है, उसने चेरा पांड्या साम्राज्य पर चोल अधिकार स्थापित किया था। उसने उत्तर भारत पर अपने आक्रमण की स्थिति में जो स्मृति में गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक शहर बसाया था, उसकी स्थापना की थी इसने। तो देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि चेर और पांड्या साम्राज्य को चोल पर आधिपत्य स्थापित किया था इसने। ठीक है, और इसने उत्तर भारत की विजय की स्मृति में जो गंगईचोलपुरम शहर बसाया था और वहीं पे राजराजेश्वर मंदिर की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसने ये जो श्रीलंका का उत्तरी पार्ट था, ठीक है, उसको भी स्वतंत्र करा लिया था। तो ये बहुत ही पराक्रमी राजा उस समय था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि कौन कौन से मापदंडों का उपयोग 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्य के अंश का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ए फर्स्ट है हमारा जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार आय अंतर और टैक्स के प्रयास, राज्यों के क्षेत्र। तो देखो, इन चारों को कंसीडर किया जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और इसमें अगर बात करें तो जनसंख्या का जो इसमें वेटेज होता है, तो ये 15% होता है। ठीक है, जनसंख्या का वेटेज। और ये आय अंतरण की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है, 45% इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और टैक्स वाला होता है ये 2.5, और राज्यों का क्षेत्र जो होता है एरिया, उसका भी ये 15% होता है। और जो वन क्षेत्र होता है उसके लिए 10% होता है। और जनसांख्यिकी प्रदर्शन जो होता है इसके लिए 12.5% होता है। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर टोटल होते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। और वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि शुंग वंश के संदर्भ में बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था और बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो देखो, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकेंड वाला जो है तो आधा स्टेटमेंट तो इसमें सही है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ये जो था ये ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म का विरोधी था, ऐसा मतलब विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। क्योंकि हालांकि इसने ये तो किया था कि जो ब्राह्मण जो मतलब बौद्ध संप्रदाय था, ठीक है, उनको सताने वाला इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था कि जो ये बौद्ध कला का इसने संरक्षण भी किया था, जैसे भरहूत हो गया, सांची का स्तूप होगा, तो उसका रिनोवेशन किया था इसने। ठीक है, तो इसको मतलब उसका विरोधी नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक व्यापार संघ है? ठीक है, तो फर्स्ट है कि चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्रामम।
तो देखो जो व्यापारी संघ था तो उसे उस समय मणिग्रामम के नाम से जानते थे, ठीक है। और इस समय जो व्यापारी संघ था उसे मणिग्रामम जानते थे। और ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23rd, तो इसमें चोलों के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस काल में मंदिर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे थे, ठीक है। और विदेशी आक्रमणों के कारण शिक्षा में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी और जाति व्यवस्था कमजोर हो गई थी जो रोजगार और योग्यता के आधार पर दिए जाते थे। तो देखो ये इस समय जो चोलों के समय मंदिरों का तो मतलब ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने थे, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकेंड वाला जो कहा गया है तो नहीं, शिक्षा का ये केंद्र बना था। इसमें शिक्षा में मतलब तेजी आई थी, मतलब वृद्धि हुई थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि मंदिर जो होते थे वो शिक्षा के केंद्र होते थे। और इसके साथ साथ ये कुछ मतलब जो शिक्षा संस्थान भी डेवलप कर रहे थे, तो ये शिक्षा में मतलब बहुत तेजी से मतलब वृद्धि हुई थी, ना कि कमी। और जाति व्यवस्था कमज़ोर तो नहीं, जाति व्यवस्था कमज़ोर नहीं हुई थी। जब उस समय के जो शिलालेख हैं उसमें इन चीज़ों की उसमें मिलता है कि दो जातियों का उसमें उल्लेख किया गया था। तो जाति व्यवस्था जैसे वलगई और इडगई, ठीक है, दो जातियों का उसमें उल्लेख किया गया था शिलालेखों में। तो उस समय जाति व्यवस्था जो पीक पर थी। तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड गलत हो गए, फर्स्ट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 24, तो कोवैक्सीन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह एक निष्क्रिय वैक्सीन है जिसे संक्रमक सार्स कोव 2 वायरस के एक प्रकार से निर्मित किया गया है। सेकेंड है कि इसे भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये एक निष्क्रिय वैक्सीन है और जिसे जो है संक्रामक सार्स को 2 वायरस के एक प्रकार से निर्मित किया गया है। भारत बायोटेक ने इसे बनाया है और जो ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो पुणे में स्थित है उसकी सहायता से, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और वैक्सीन की बात करें तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया भी कि नहीं करवाया, ठीक है। और मैं बाहर भी गया था और वैक्सीनेशन भी करवाया था, मुझे याद आ गया इसमें जब ये मतलब वैक्सीन का क्वेश्चन आया तो मैंने वैक्सीनेशन करवाया था। तो मुझे ना बहुत यार क्या बताऊँ कि मतलब बहुत तेज़ी से फीवर आया था, 2 दिन तक फीवर रहा था। मैं मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा रखा था। तो मैंने पता किया कि ये क्या हो गया मेरे शरीर के साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता है, जब वैक्सीन लगवाओगे तो ऐसा मतलब फ़ीवर वूवर आ सकता है, ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें भी मैं इसीलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। मैं वापस आ गया था बट हालत मेरी ख़राब थी, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए ये मतलब आप लोग भी अगर नहीं करवाया है वैक्सीन तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, ठीक है। अपने माता पिता को भी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि जो थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की तो वो बहुत ख़तरनाक है, उससे आप लोगों को बच के रहना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन बहुत जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। और किन किन लोगों ने करवा लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस किस ने करवाया है और किसको फीवर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि अशोक के धम्म के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो धम्म जीवन की एक राह, आचार संहिता एवं लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले और अभ्यास किए जाने वाले सिद्धांतों का एक समूह था, ठीक है। और उसने बुद्ध की शिक्षाओं के साथ धम्म की बराबरी की है। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नहीं, ये देखो ये आचार संहिता जरूर थी, लेकिन जो बुद्ध के धम्म की जो शिक्षाएं थी उसकी बराबरी नहीं कर पाया है वो। उसके तो मतलब उसके आधार पे उसने किया है, अपने लेवल पे उसने बहुत सारे काम किए हैं जो अशोक का धम्म है, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा जो बुद्ध की शिक्षाओं में था वो मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब एक लार्ज स्केल पे चीज़ें बताई गई वहाँ पे हैं, ठीक है। तो उतना नहीं किया, लेकिन हाँ एक प्रयास था। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।